हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धनंजय चौहान। आज की क्लास में हम हमारी क्लास 12th ज्योग्राफी के बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के चैप्टर वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, हमारे पास में टाइम बहुत कम है और हमारे बोर्ड के एग्जाम्स नजदीक है, तो इस चैप्टर को मैं पूरा एक्सप्लेन ना करते हुए सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगा। और जब मैं पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं तो मुझे किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपकी एग्जाम जो है वो पास में है, मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इस नोट्स के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको वर्ड टू वर्ड पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग जो है वो अच्छे से समझा सकूं। तो हमारी ज्योग्राफी की बुक 2 है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और इसका चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई वाटर रिसोर्सेज का जो चैप्टर है, वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। वाटर रिसोर्सेज का मतलब होता है जल संसाधन। इस चैप्टर को हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस में इंक्लूड क्यों किया गया, तो हम यदि इंडिया की बात करें या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और यदि हम पॉपुलेशन वाइज इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में निवास करती है। लेकिन बात ये आती है कि 17% जो पॉपुलेशन है उसको वर्ल्ड का वाटर कितना मिल रहा है। तो यदि आप फैक्ट को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे, डाटा को देखेंगे तो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, लेकिन उनको जो फ्रेश वाटर मिल रहा है वो ओनली 4% मिल रहा है। वर्ल्ड में जितना भी वाटर अवेलेबल है उसका मात्र कितना परसेंट मिल रहा है, 4% मिल रहा है पीने के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि 17% पॉपुलेशन को ओनली 4% जो वाटर है वो यूटिलाइजेशन के लिए प्राप्त हो रहा है। दूसरी तरफ यदि हम इंडिया की ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे यहाँ की रेनफॉल की यदि कंडीशन देखें तो आप सभी जानते हैं इंडिया में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइवन है। अनइवन है मतलब असमान है। कहीं पर तो इतनी तेज बारिश होती है कि बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, फ्लड जैसे हालात बन जाते हैं, और कहीं पर इतना सूखा पड़ता है कि वहां पर सूखे जैसे हालात, ड्रॉट जैसी कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। इसलिए इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ताकि इसमें वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है वो जुटा पाए कि किस प्रकार से वाटर रिसोर्सेज का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से वाटर रिसोर्सेज जो है उनको हम अच्छे से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। तो वो पूरा इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस नोट्स के माध्यम से पढ़ के सुना देता हूं। जिन बच्चों के पास में नोट्स हैं वो अपने नोट्स ओपन कर सकते हैं, और यदि आपके पास में नोट्स नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। पीछे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको पीछे बैकग्राउंड में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आपके वाटर रिसोर्सेज का। Why are the share of agriculture sector in total water used in the country is expected to decline? आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, हमारे यदि हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें भारत में, तो इसमें क्या होता था, पहले जो वाटर यूज होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में वाटर यूज का जो दर है, रेट है, वो कैसी है, अलग अलग है। कि भाई इंडिया का जितना भी वाटर है, इंडस्ट्रीज उसको इतना यूज कर रही हैं, एग्रीकल्चर उसको इतना यूज कर रहा है, और अदर सेक्टर्स इतने यूज कर रहे हैं। तो वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि पहले जो एग्रीकल्चर हमारा वाटर का कंजम्पशन करता था, जो यूज करता था, उसमें कमी आई है। तो उसके पीछे का आपसे कारण पूछा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर यूटिलाइजेशन में कमी क्यों आई है। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं, आपको पीछे बोर्ड पर दिख जाएगा। एट प्रेजेंट यदि हम वर्तमान की बात करें, द एग्रीकल्चर यूज अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट शेयर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ अंडरग्राउंड एंड सरफेस वाटर रिसोर्सेज। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो भूमिक जल यानी कि अंडरग्राउंड जो वाटर है हमारा, जो जमीन के अंदर है, उसका भी सबसे ज्यादा यूज करता है, और जो सरफेस वाटर है अर्थात जो जमीन के ऊपर पाया जाता है, जैसे रिवर्स का वाटर, पॉन्ड्स का वाटर, लेक्स का वाटर, इनका भी एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा उपयोग करता है। The main reasons being that agriculture account or the largest share in the economy। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि यदि हम हमारी इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो लार्जेस्ट शेयर रखता है हमारी इकोनॉमी में। आप सभी जानते हैं इंडिया की 68% पॉपुलेशन, लगभग 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो ये बात आप समझ सकते हैं, जब सबसे बड़ा शेयर एग्रीकल्चर का होगा इकोनॉमी में, 70% शेयर एग्रीकल्चर का होगा इकोनॉमी में, तो फिर वाटर की जो कंजम्पशन रेट होगी वो भी किसकी ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर की ही होगी। तो ऐसा देखा गया है कि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अपना शेयर रखता है।
इसलिए इसका वाटर कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा है। बट इन रिसेंट टाइम्स, लेकिन हम यदि वर्तमान समय की बात करें या पिछले कुछ समय की बात करें, द शेयर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज हैव बीन राइजिंग। तो हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, उनका भी हमारी इकोनॉमी में जो शेयर है वो बड़ा है। एग्रीकल्चर जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रीज जो आती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है और टर्सरी सेक्टर में आता है सर्विस सेक्टर। तो पहले के टाइम पर हम लोग ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन पिछले कुछ समय में बात करें तो इंडिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का शेयर भी बढ़ा है। तो जो हमारा जो टोटल वाटर कंजम्पशन रेट था कुछ वो डिवाइड था एग्रीकल्चर में। तो जब टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल शेयर जो हम निकालेंगे वो कितने परसेंट में से निकालेंगे, 100% में से। तो इसमें यही बताया गया है कि परंतु पिछले कुछ समय से जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्सरी सेक्टर है उसका भी हमारी इकोनॉमी में शेयर बढ़ा है, उसका भी हमारी इकोनॉमी में योगदान बढ़ा है। दिस इन टर्न विल रिड्यूस द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके विपरीत हम यदि बात करें तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कम हुआ है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सेक्टर। और यदि हम बात करें उद्योग क्षेत्र की या फिर हमारे घरेलू क्षेत्र की, तो इनका शेयर हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है इन द कंजम्पशन ऑफ ऑल रिसोर्सेस। और ये सारे जो रिसोर्सेस है उनका उपयोग भी ज्यादा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वाटर रिसोर्सेस। और सभी रिसोर्सेस में हमारा वाटर रिसोर्सेस भी इंक्लूड है। आप सभी जानते हैं इंडस्ट्रीज में जो भी वर्क होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सब वाटर की हेल्प से होते हैं, वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑफ द कंट्री, इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का शेयर जो है वो कम हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं, तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर का शेयर जो है हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, इसलिए वाटर का जो कंजम्पशन रेट है वो भी एग्रीकल्चर का ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ समय की हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का शेयर जो है वो भी बड़ा है, और उससे उनका जो दूसरे अन्य रिसोर्सेज थे उनका शेयर भी बड़ा है, और उनमें वाटर रिसोर्सेज भी शामिल है, तो वाटर रिसोर्सेज का भी शेयर बड़ा है। और इसके बाद यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसका शेयर कम हुआ है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप सेटिस्फाइड होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर ऑन द पीपल। कंटेमिनेटेड वाटर मतलब क्या होता है? तो कंटेमिनेटेड वाटर का अर्थ होता है दूषित जल। दूषित जल किसे कहते हैं? तो आपको सबको मालूम है, हमको पीने के लिए कैसा वाटर चाहिए? प्योर वाटर चाहिए, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। यदि 7 से पीएच वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है तो उस प्रकार के वाटर को हम क्या कहते हैं? कंटेमिनेटेड वाटर कहते हैं, या दूषित जल कहते हैं, या फिर जिस वाटर में कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिला हो तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? कंटेमिनेटेड वाटर कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन कौन से संभव प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर पड़ सकते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ सकते हैं यदि हम दूषित जल का सेवन करते हैं, अर्थात हम प्रदूषित जल का पान करते हैं, उसको ड्रिंक करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, तो हमारी हेल्थ के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो ये आंसर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको मालूम है यदि हम दूषित जल पिएंगे, कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे, और हमको बहुत सारे जो डिसीजेस हैं, जो कई सारे रोग हैं, वो क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। फिर भी हम आंसर पढ़ते हैं क्योंकि हमें बोर्ड में लिख के आना है। तो वाटर एज वी अवेयर ऑफ इट्स इंपोर्टेंस, वाटर की यदि हम बात करें तो इसके महत्व से हम क्या है? परिचित हैं, जागरूक हैं। एज द वाटर इन द रिवर्स ऑफ द कंट्री इज गेटिंग कंटेमिनेटेड, यदि हम हमारे देश की नदियों की बात करें तो नदियों का जो जल है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? दूषित होता जा रहा है, कंटेमिनेटेड होता जा रहा है डे बाय डे। एंड मीटिंग द डिमांड्स ऑफ क्लीन वाटर इज गेटिंग डिफिकल्ट, और नदियों का जब जल दूषित होता जा रहा है तो उससे हमारे जो स्वच्छ जल की आवश्यकता है वो भी दिन प्रतिदिन मिलने के लिए क्या हो रही है? उसमें मुश्किलें आ रही हैं, डिफिकल्टी आ रही है, और पीने के लिए साफ पानी लोगों को उपलब्ध नहीं है हमारी कंट्रीज के कुछ रीजन में, या फिर हम कह सकते हैं हमारे संपूर्ण देश में, क्योंकि नदियों का जो जल है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? दूषित होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। Consumption of contaminated water and unclean water by people may lead to several waterborne disease। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि यदि हम कंटेमिनेटेड वाटर या दूषित जल का सेवन करते हैं तो उससे हमें कई प्रकार की वाटरबोर्न डिसीज हो सकती है। वाटरबोर्न डिसीज का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग हो सकते हैं जो प्रदूषित जल से होते हैं। डिसीजेस अलग अलग टाइप की होती है। ऐसी डिसीज जो कंटेमिनेटेड एयर से होती है या पोल्यूटेड एयर से होती है उसको हम एयरबोर्न डिसीज कहते हैं, और ऐसी डिसीज जो पोल्यूटेड वाटर से होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाटरबोर्न डिसीज कहते हैं। तो यहाँ पर लाइन ये कह रही है कि यदि हम कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करते हैं पीने के लिए
तो उससे हमें कई प्रकार की वाटर बोर्न डिसीजेस हो सकती है। और इसमें कुछ आपके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, पोलियो एटसेट्रा, डेट कॉज डेथ इन सीवर केसेस। और इन रोगों से कई केसों में मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंटेमिनेटेड वाटर का यदि हम यूज करते हैं पीने में तो उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इस आंसर से भी स्टूडेंट्स आप सेटिस्फाइड होंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट आंसर की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, और ये एमपी बोर्ड में 12th में 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स लाइक क्वेश्चन है। इसके ऊपर के 2 जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन जो आपका आया है वो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस इन द कंट्री एंड फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इट्स स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे देश में जो भी वाटर रिसोर्सेस उपलब्ध है, वाटर रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, जल संसाधन, कि भाई हमें जल जो मिल रहा है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो हमारी कंट्री में जो भी वाटर रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनके ऊपर चर्चा कीजिए, एवं कौन कौन से फैक्टर जो हैं उनके वितरण को प्रभावित करते हैं, उनके क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में लिखिए। मतलब हमें वाटर रिसोर्सेस के बारे में बताना है कि कौन वाटर रिसोर्सेस किस प्रकार से हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इनके वितरण को हमारी कंट्री में प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पहला लिखा है, एज इंडिया इज होम टू अबाउट 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जैसा कि हम भारत की बात करें तो आप सभी जानते हैं भारत में लगभग, इसमें 16% लिखा है लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि 17% विश्व की जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। विद 4% ऑफ टोटल वर्ल्ड फ्रेश वाटर, लेकिन उनको पीने के लिए वर्ल्ड का फ्रेश वाटर कितना मिल रहा है, वर्ल्ड में जितना भी वाटर है फ्रेश वाटर उसको हम 100% मान लेंगे, उसका हमें कितना मिल रहा है, ओनली 4% मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 17% पॉपुलेशन जो है उसको पीने के लिए ओनली 4% फ्रेश वाटर जो है वो मिल रहा है। वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया आर न्यूमरस। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर जल संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है। न्यूमरस का मतलब क्या होगा, सीमित मात्रा में है, मतलब बिल्कुल लिमिटेड है। बट देयर अवेलेबिलिटी डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और इसके साथ में एक मुसीबत तो हमारे पास में कम थी नहीं, दूसरी मुसीबत ये आ गई कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो स्टेट वाइज अलग अलग है। मतलब कहीं किसी स्टेट में तो फ्रेश वाटर अच्छा उपलब्ध है और किसी स्टेट में फ्रेश वाटर की क्या है, स्कार्सिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कमी है। तो ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग है इनकी अवेलेबिलिटी। इसके साथ साथ स्टेट टू स्टेट में भी क्षेत्रवार यदि हम देखें, रीजन टू रीजन भी देखें, एक स्टेट में भी यदि हम बात कर ले तो वहां पे भी वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी है, रीजन टू रीजन अलग अलग है। आप भी देखते होंगे आपके यहाँ पर मोहल्ले में, कॉलोनी में कहीं पे ट्यूबवेल या बोरिंग होता होगा तो किसी के यहाँ पर तो पानी निकल जाता है और किसी के यहाँ पर पानी नहीं निकलता। तो हम कह सकते हैं वाटर की इंडिया के अंदर मेजर प्रॉब्लम है। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो क्षेत्रवार अलग अलग है, स्टेटवार अलग अलग है, और प्लेस टू प्लेस का भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। किसी जगह तो अच्छा पानी होता है और किसी जगह पानी नहीं होता है। आगे देखते हैं, द मेजर रिवर बेसिन्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। यदि हम मुख्य नदी बेसिन्स की बात करें, मुख्य रिवर बेसिन्स की बात करें तो वो वाटर रिसोर्सेस में भारत में मैक्सिमम योगदान देते हैं, मतलब अधिकतम अपना योगदान देते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। यदि हम जल के वितरण के कारकों की बात करें जो इसको प्रभावित करते हैं तो उसके कारक जो हैं वो निम्न हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 रिवर्स की बात की गई है। फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारे 3 रिवर्स की बात की गई है जिसका नाम है इंडस, मतलब सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की। इन तीनों नदियों की यदि हम बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम जो वाटर शेयर करती हैं, मतलब जो अधिकतम जल का यदि हम बात करें संसाधन में आती है तो वो ये 3 ही नदियां आती है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के बेसिन आते हैं और ये तीनों नदी जो है इनकी यदि मैं बात करूं तो ये हिमालयन रिवर्स कहलाती है। हिमालयन रिवर्स मतलब ये कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। हमारी जो रिवर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। एक तो वो नदियां जो हिमालय से निकलती है और एक वो नदियां जो पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। हिमालयन रिवर्स की विशेषता यह है कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। इनको हम एवरग्रीन रिवर्स भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है और ग्लेशियर से जो आइस होती है वो मेल्ट होती है। तो इनमें थ्रू आउट द ईयर यदि हम पूरे साल की बात करें तो उसमें बारिश में मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। जबकि जो पेनिनसुलर रीजन में जो हमारी नदियां पाई जाती है, मतलब दक्षिण भारत में जो पाई जाती है, साउथ इंडिया में पाई जाती है, इनको हम मानसूनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स कहते हैं या फिर मानसूनल रिवर्स कहते हैं क्योंकि इनमें जो पानी होता है वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही होता है।
तो हम बात करेंगे इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम वाटर इन द रिसोर्सेज इन द कंट्री। यदि हम ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी की बात करें और उनकी सहायक नदियों की बात करें तो ये हमारे देश के जल संसाधन में अपना अधिकतम योगदान देती है। इंडिया का मैक्सिमम जो वाटर रिक्वायरमेंट पूरी होती है वो गंगा रिवर बेसिन से, इंडस रिवर बेसिन से और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन से होती है। To regulate the flow of these river is required amount and direction. Several dams and barrages have been built. इनके फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, इनके बहाव को नियंत्रित करने के लिए हमने इन नदियों पर कई प्रकार के क्या निर्मित कर रखे हैं, डैम निर्मित कर रखे हैं, बांध बना रखे हैं, बैरेजेस बना रखे हैं, बिल्ट अक्रॉस द कंट्री, हमारे संपूर्ण देश में कई जगह पर। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ग्राउंड वाटर इज आल्सो गुड वाटर रिसोर्स इन इंडिया। यदि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर की हम बात करें अर्थात भूम जल की हम बात करें, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी बात करते हैं तो ये भी एक अच्छा रिसोर्सेस है। ए सॉफ्ट एलुवियल सॉइल लेट इन द रेन वाटर इन्फ्लेटर ग्राउंड। और ये जो ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, ये कहाँ पर पाया जाता है तो ये ऐसे स्थानों पर पाया जाता है जहां पर एलुवियल सॉइल होती है अर्थात जलोढ़ मिट्टी होती है। एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? वह मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी की खासियत ये होती है कि ये पोरस होती है अर्थात इसमें बीच में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उससे जब भी रेन का वाटर आता है, बारिश का पानी आता है तो उन छिद्रों के माध्यम से रिसाव होकर, इन्फिल्ट्रेट होकर वो पानी कहाँ पर चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्राउंड वाटर ऐसी जगह अच्छा है जहां पे एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि इससे बारिश का जो जल है वो जमीन के अंदर चला जाता है एंड कीप रिचार्जिंग इट एवरी टाइम व्हेन रिड्यूस्ड। और जब भी पानी की कमी आती है तब ये एलुवियल सॉइल जो होती है पानी को डबल से रिचार्ज कर देती है, क्योंकि जो भी पानी ऊपर होता है वो रन ऑफ नहीं होता बल्कि मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है और वो अंडरग्राउंड डेप्थ में अंडर हमारी वाटर टेबल में चला जाता है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंडिया में यदि हम मैक्सिमम वाटर शेयर की बात करें तो 3 नदियां मैक्सिमम वाटर शेयर करती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। ये इंडिया में मैक्सिमम वाटर शेयर करती है और इनके फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हमने भारत में कई डैम्स बना रखे हैं, कई बांधों का निर्माण कर रखा है। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी बारिश के जल को अवशोषित कर लेती है और हमारे वाटर टेबल तक भेज देती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। सेकंड, यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हम थर्ड पॉइंट की यदि बात करें तो रिवर वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंट्री नेचुरली। हमारे देश में नदियों का जो जल है वो प्राकृतिक रूप से वितरित है, मतलब प्राकृतिक रूप से नदियां जो है अपने डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं और प्राकृतिक रूप से इनका जल जो है हमारे देश के कई हिस्सों तक जाता है। और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्टिफिशियली, और कई बार हम क्या करते हैं नदियों की दिशाओं को भी परिवर्तित कर देते हैं यदि हमें किसी स्थान तक पानी भेजना हो तो। किसके माध्यम से कर देते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर डैम्स बना सकते हैं और डैम से हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? कैनाल सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, नहर तंत्र को कनेक्ट कर सकते हैं और ये नहर तंत्र ऐसे स्थानों तक पानी पहुंचा सकते हैं जहां पर पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि नदियों का पानी हमारे देश में प्राकृतिक रूप से वितरित होता है और कई बार ये कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा भी उपलब्ध लोगों को करवाया जाता है। मेकिंग डैम्स एंड रिजर्वियर्स आर आल्सो प्रैक्टिस्ड, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम कई प्रकार के बांध बनाते हैं और कई प्रकार के जल क्षेत्र बनाते हैं। अगला देखते हैं हम, अगला फोर्थ पॉइंट आपका देखते हैं इस आंसर का। लॉन्ग का आंसर है, ये बहुत ही मोस्ट आंसर है 12th क्लास का, 5 नंबर में आपका ये आंसर आ सकता है। तो रेनफॉल इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इज वेरी कॉमन। यदि हम इंडिया की बात करें तो भारत के कई राज्यों में जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, वो सामान्यतः होती है। ड्यूरिंग मानसून दे आर सो हैवी, और मानसून के मौसम की यदि हम बात करें, जुलाई से सितंबर की हम बात करें तो रेनफॉल जो होती है, बारिश जो होती है वो बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है। डेट दे इवन लीड टू फ्लडिंग, और उसकी वजह से बाढ़ जैसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। द स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर बाय इंटरलिंकिंग द रिवर्स, हम इन रेन वाटर का स्टोरेज और मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं? तो हम ऐसी नदियों को जिनमें वर्ष भर पानी रहता है और ज्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है, उनसे हम छोटी छोटी नदियों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। इसको हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कह सकते हैं या नदियों को जोड़ना कह सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका पानी जो है, नदियों का पानी कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, ओशियन में जाता है। यदि उस पानी के डायरेक्शन को हम डाइवर्ट कर देते हैं छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों के
में जोड़कर, तो उससे हम कह सकते हैं कि ऐसे रीजन में भी पानी पहुंच जाएगा जहां पर पानी जो है नदियों में पूरे साल उपलब्ध नहीं रहता है। तो इसमें यही कहा गया है, रेनफॉल इन मेनी स्टेट्स इन इंडिया इज वेरी कॉमन। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर रेनफॉल जो होती है बहुत ही कॉमन होती है। सॉरी, 5th पॉइंट था इंटरलिंकिंग द रिवर्स। जो रिवर्स है उनको हम इंटरलिंक कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। में रिजल्ट वेरी बेनिफिशियली सोशली एंड इकोनॉमिकली फॉर द कंट्री। और ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, और हमारे देश हित में ये बहुत ही अच्छा होगा यदि हम नदियों को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं, हमारी जो गंगा नदी है वो बहती है और कहां पर जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई छोटी छोटी नदियों को हम क्या करते हैं, यदि उससे जोड़ दें तो क्या होगा कि जो नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, तो हम गंगा की डायरेक्शन को चेंज कर दें छोटी छोटी नदियों में, तो उन नदियों में भी वर्ष भर पानी रहने लग जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं इस आंसर के। द नीड ऑफ वाटर डिमांड इन ड्रॉट प्रोन एरियाज कैन बी मेट बाय इंटरलिंकिंग रिवर्स। ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है कि जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज का अर्थ क्या होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहां पर सूखा पड़ता है, अर्थात ड्रॉट प्रोन एरियाज है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर हम वाटर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं, जल की मांग की पूर्ति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो नदियों को जोड़कर कर सकते हैं। सरफेस वाटर, लगून्स एंड लेक्स, और जो हमारा सतह जल है जो नदियों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, लगून्स में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, इन द कंट्री शुड बी रिचार्ज टाइम टू टाइम। और इनको नदियों के माध्यम से, सदाहरित नदियों के माध्यम से, एवरग्रीन नदियों के माध्यम से हम टाइम टाइम पर रिचार्ज कर सकते हैं। एज टू गेट वाटर इवन वेट इज नॉट मानसून, तो उससे हमें उस समय भी पानी मिल सकता है जबकि मानसून नहीं हो रहा हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की। तो इंडिया का मैक्सिमम जो वाटर मिलता है वो हमारी 3 हिमालयन रिवर से मिलता है, इंडस से, गंगा रिवर बेसिन से और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन से। और इंडिया का मैक्सिमम वाटर शेयर ये तीनों रिवर्स ही करती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर की यदि हम बात करें तो इंडिया में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर सॉफ्ट एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और एलुवियल सॉइल क्या करती है, ये बारिश के जल को जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देती है, रिसाव कर देती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि नदियां जो है प्राकृतिक रूप से बहती हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली भी इनका बहाव चेंज कर सकते हैं और बड़ी बड़ी नदियों से छोटी छोटी नदियों को जोड़कर उनमें भी वर्ष भर हम पानी ला सकते हैं। तो यह आंसर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन था आपका 12th का, 5 नंबर लायक ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह भी आपका 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 5 अंकों में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। The depleting of water resources may lead to social conflict and disputes। इसमें यह कहा गया है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, और ये जो कम होते हुए वाटर रिसोर्सेज हैं इनकी वजह से कई सामाजिक विवाद उत्पन्न होते हैं। आपने देखा भी होगा, नॉर्मली आप बाहर की बात मत कीजिए, पूरी कंट्री की बात मत कीजिए, आपने किसी कॉलोनी या मोहल्ले में देखा होगा जहां पर पानी की कमी होती है और लंबी लंबी पानी के लिए क्या लगी होती है, कतारें लगी होती है। और वहां पे कई बार लोग जो है वो अपने नंबर के लिए क्या कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जल की कमी यदि होती है तो उससे सामाजिक सभी विवाद जो है वो उत्पन्न होते हैं हमारे समाज में। और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपको ये बात भी मालूम होगी, कई देशों के बीच में नदी जल के बंटवारे को लेकर क्या है, विवाद है, वाटर डिस्प्यूट है। इसी प्रकार से कई राज्यों में भी आपस में वाटर डिस्प्यूट है। तो उसके ऊपर ही हमें चर्चा करना है कि तेजी से जो जल संसाधन में हमारी कमी आ रही है उसकी वजह से कई प्रकार के सामाजिक विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इलोबरेटेड इट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। इस बात को आप उचित एग्जाम्पल के माध्यम से, उचित उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो अपन देखते हैं अब आंसर। तो आंसर देखिए, आप लोग पीछे इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके पास में नोट्स हैं तो अच्छी बात है, नोट्स में भी आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस अवेलेबल ऑन अर्थ। ह्यूमन के पास में, अर्थात मनुष्य के पास में पृथ्वी पर जितने भी संसाधन उपलब्ध है, जितने भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उनमें वाटर जो है उसकी अपनी एक अलग ही भूमिका है। वाटर भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है और आप सब भी वाटर के महत्व को जानते हैं कि वाटर के बिना कोई भी जीव जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। इवन नोइंग इट्स वैल्यू, जैसा कि हम इसकी मूल्यों को जानते हैं, एंड इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व को भी जानते हैं,
पीपल नेग्लेक्ट प्रिजर्विंग एंड सेविंग इट, उसके बावजूद लोग जो हैं वो जल को संरक्षण नहीं करते हैं, इसको प्रिजर्व नहीं करते हैं और पानी को बचाते नहीं हैं। इसके विपरीत वो पानी को क्या करते हैं, व्यर्थ करते हैं। इसके बाद में आगे लिखा है ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, यदि हम संपूर्ण विश्व के जीवों की यदि बात करें, आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, तो संपूर्ण विश्व के किसी भी जीव की हम बात करें तो उसे जीवित रहने के लिए वो निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है, तो जल के ऊपर निर्भर है, वाटर के ऊपर निर्भर है। आगे देखते हैं द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, डिक्लाइनिंग रेनफॉल, घटती हुई बारिश। अब आप देखिए एक तरफ तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरी ओर यदि हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें या वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी आ रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे रिसोर्सेज में कमी आ रही है। मेल्टिंग ग्लेशियर, दूसरी ओर हम ग्लोबल प्रॉब्लम की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर्स की बर्फ जो है वो पिघल रही है। ऑल द अनराइटफुली ग्लोबल चेंजेस, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं विश्व में इस प्रकार के असंतुलित बदलाव जो हो रहे हैं, इज लीडिंग टू अ फ्यूचर डेट में फेस ए ह्यूज वाटर प्रॉब्लम, उससे आने वाले भविष्य में हमारे सामने बड़ी जल से संबंधित समस्याएं आएगी। भविष्य में हो सकता है जो लड़ाई होगी वो किसकी वजह से होगी, जल की वजह से होगी या वाटर की वजह से होगी। इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड एंड यूज्ड, द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग रैपिडली। इस लाइन में कहा गया है कि हमारे पास में जितने भी वाटर के रिसोर्सेज अवेलेबल है, उपलब्ध है, वो तेजी से कम हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। द डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज लेड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द कंट्री, और जो वाटर रिसोर्सेज हमारे तेजी से कम हो रहे हैं उससे हमारे देश में कई प्रकार के सामाजिक विवाद जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं, विवाद जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलो, और जल की कमी की वजह से जो अभी तक हमारी कंट्री में विवाद उत्पन्न हुए हैं उनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो है हरियाणा और पंजाब को लेकर। हरियाणा और पंजाब के बीच में जो विवाद है वो सतलज नदी के जल के बंटवारे के पीछे विवाद है, तो इसको हम समझते हैं। हरियाणा फेड शॉर्टेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सिंचाई की जल की कमी थी, शॉर्टेज था, सिंचाई के लिए जल की कमी थी। टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सप्लाई द वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर। हरियाणा में सिंचाई के लिए जल की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी थी, उससे हमारी केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि हरियाणा को सिंचाई के लिए हम सतलज नदी का पानी देंगे। बट लेकिन आगे क्या हुआ देखते हैं। बट द पीपल ऑफ पंजाब रेसिस्टेड द आइडिया, लेकिन पंजाब के लोग जो थे उन्होंने इस आइडिया का, इस विचार का क्या किया, विरोध किया कि भाई आप हरियाणा को पानी दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, सतलज नदी का जो जल है उसके ऊपर हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार के विवाद जो है वो जल की कमी की वजह से उत्पन्न होते हैं। इवन तो द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हरियाणा, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुनाता है, किसके पक्ष में सुनाता है, हरियाणा के पक्ष में सुनाता है। बट द पीपल ऑफ नो एक्शंस वर टेकन बाय पंजाब टू सप्लाई द वाटर, और वो डिसीजन ये सुनाता है कि वो लोग जो है सतलज का पानी जो है वो हरियाणा को सप्लाई करेंगे, इसका पंजाब जो है उसको विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार के आपने देखा किस प्रकार से जल की कमी की वजह से विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है जो हरियाणा और पंजाब के मध्य उत्पन्न हुई सतलज नदी के जल के विवाद को लेकर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिस प्रकार से जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हुआ था हरियाणा और पंजाब के बीच में, उसी प्रकार से डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। कौन सी नदी को लेकर है, तो कावेरी नदी को लेकर है। तो हम बोल सकते हैं कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी के जल का विवाद है। वाज आल्सो सच डिस्प्यूट वाज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, और इसको भी सेम इसी तरीके से जो हल किया था वो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हल किया गया था पिछले कुछ समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, pollution of water also pollution water of the rivers also create the problem in the society। एक तरफ तो हमारे पास में जल की कमी है, दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास में फ्रेश वाटर जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो या तो कंटेमिनेट हो रहा है या फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। तो जल प्रदूषण भी हमारे समाज की एक प्रमुख समस्या है। सेवरल रिवर्स आर बीइंग पोल्यूटेड बाय द इंडस्ट्रीज, हमारी कई नदियां जो हैं
वो उद्योगों के द्वारा प्रदूषित होती जा रही है। ऑफ डिफरेंट स्टेट सच एज यमुना फ्रॉम दिल्ली टू इटावा, यदि हम यमुना नदी की बात करें तो ये दिल्ली से इटावा के बीच में सबसे ज्यादा प्रदूषित है, और गंगा नदी की यदि हम बात करें तो ये कानपुर और वाराणसी में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो जल को लेकर कौन कौन से सामाजिक जो डिस्प्यूट्स हैं, विवाद है, उनके बारे में हमने चर्चा की। पहला जो विवाद आता है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में आता है सतलज नदी के जल के बंटवारे को लेकर, और दूसरा विवाद जो आता है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में आता है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में आता है कावेरी नदी के जल के विवाद को लेकर। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ हमारे पास में जो भी वाटर उपलब्ध है वो प्रदूषित होता जा रहा है, कंटेमिनेटेड होता जा रहा है, वो भी हमारे सामने एक चुनौती है। Different countries across the world are today disputes on the other resources such as coal, petrol, precious stones. यदि हम विश्व के विभिन्न देशों की बात करें तो इनमें कई विवाद हैं कुछ प्रीसियस रिसोर्सेज को लेकर, जैसे कोयला, पेट्रोल और प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर, एंड मेडिकल और चिकित्सीय सेवाओं को लेकर, न्यूक्लियर थिंग्स, परमाणु चीजों को लेकर। एज वाटर हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर नाउ, लेकिन वाटर को लेकर अभी इतना ज्यादा विवाद नहीं है। एंड इफ नॉट टेकन केयर इट, लेकिन यदि हम पानी की अच्छे से केयर नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रबंधन नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में जल को लेकर भी विवाद उत्पन्न होंगे। मैं लाइक टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, यदि हम जल की अच्छे से देखरेख नहीं करेंगे, रिसोर्सेज की अच्छे से देखरेख नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर रिचार्ज नहीं करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, तो भविष्य में लेकर जल को लेकर भी और ज्यादा विवाद होंगे। एज इट ऑलरेडी बिकम अ टॉपिक ऑफ डिस्प्यूट्स, और ये विवादों का एक मुद्दा हो सकता है अमंग सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कई राज्यों में या हमारे देश में या विश्व के अलग अलग देशों में। तो ये वाला आंसर भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर के लास्ट आंसर की ओर हम मूव करते हैं, क्वेश्चन के हम मूव करते हैं, जो आपका अगेन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर जो है ये आपके 12th ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 5 नंबर में आपका वाटर का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूछ सकता है, डिस्प्यूट्स वाला पूछ सकता है, और एक और लास्ट आपका क्वेश्चन है वाटर शेड वाला है, वो पूछ सकता है। तो ये जितने भी मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये क्लास 12th ज्योग्राफी के हिसाब से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें वाटर शेड मैनेजमेंट की डेफिनेशन देना है इस क्वेश्चन में। आगे पूछा है, डू यू थिंक इट कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आप सोचते हैं कि ये सुनियोजित विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। वाटरशेड इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन्स रेन वाटर एंड स्नो। यहाँ पर वाटरशेड की डेफिनेशन दे रखी है एक लाइन में कि वाटरशेड हमारी भूमि का वह क्षेत्र होता है जहां पर बारिश का जल या फिर वाटर रिजर्वियर्स का जल या फिर ग्लेशियर का जो मेल्ट हुआ पानी है वो एकत्रित होता है। तो वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड भूमि का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जल एकत्रित होता है। दे आर बिग वाटर बॉडीज, ये जल के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। टू कंजर्व वाटर एंड सप्लाई देम फॉर ड्रिंकिंग, और इनके द्वारा हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और उनकी सप्लाई भी कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, तो अलग अलग पर्पज के लिए कर सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पीने के लिए सप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कृषि में सिंचाई के लिए सप्लाई कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स उद्योगों में सामा वस्तुओं के निर्माण के लिए भी हम सप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ वेज इन विच द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, सॉइल एंड अदर रिसोर्सेज। वाटरशेड मैनेजमेंट में हम अलग अलग चीजों के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, संरक्षण के बारे में बातें करते हैं। इससे और भी चीजों को संरक्षण मिलता है, सिर्फ जल को ही संरक्षण नहीं मिलता है। आप सोचिए, यदि हम जल को संरक्षण करेंगे तो इनडायरेक्टली हम पौधों को भी संरक्षित करेंगे, जीवों को भी संरक्षित करेंगे, इसके साथ साथ मृदा भी संरक्षित होगी, क्योंकि जल के माध्यम से हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। आगे देखते हैं, मैनेज टू बेनिफिट ह्यूमन रेस, और इससे हम बोल सकते हैं मनुष्य को निश्चित लाभ मिलेगा। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट आर, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि वाटरशेड मैनेजमेंट के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि वाटरशेड मैनेजमेंट के 3 कंपोनेंट्स हैं,
लैंड, वाटर एंड बायोमास मैनेजमेंट, अर्थात जमीन, जल और हमारा जो बायोमास, जो हमारी आसपास की प्रकृति वगैरह है, उसका मैनेजमेंट इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में, वाटरशेड मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, या सिर्फ हम इसको लेकर कोई कैंपेन वगैरह लगाएं तो उससे नहीं हो सकता है। जब तक हमारे समाज के हर वर्ग का लोग बराबरी से इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके अंदर अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा, तब तक हम वाटरशेड का मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वाटरशेड का मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है हमारे समाज की भागीदारी के ऊपर। As they not only benefit the entire ecosystem but also empowers the people। और यदि वाटरशेड का हम अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, वाटर का हम अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे हमारे इकोसिस्टम को ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीपल है, वो भी सशक्त होते हैं, और सोशली एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। अगला देखते हैं पॉइंट अगले पैराग्राफ में, वाटरशेड मैनेजमेंट कम्स अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो सुनियोजित विकास के अंतर्गत आता है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। दैट हेल्प्स द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और इसके द्वारा हमारी जो वर्तमान की जनसंख्या है, वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है, उसका तो इसको सीधा सीधा लाभ मिलता ही है, इसके साथ साथ भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी इसका कोई नुकसान नहीं है। आगे देखते हैं, मैनी गवर्नमेंट एंड एनजीओस, और इसके साथ साथ हमारी सरकारें और कई प्रकार के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर शासकीय संगठन हैव बीन फाउंडेड द वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो सभी मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट हैपेंस टू बी देयर प्योरिटी, और इसमें वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो उनकी प्राथमिकता में आता है, प्रियोरिटी। द प्रोग्राम्स डेट आर बीइंग वर्क फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट, और ये सब लोग मिलकर वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आर गेटिंग अटेंशन विद इंक्रीजिंग डे, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की ओर ध्यान भी ज्यादा देते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं, एनजीओ के द्वारा चलाए गए हैं, और हमारे अलग अलग समाजों के द्वारा चलाए गए हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम, हरियाली, अरवरी पानी सांसद, नीरू मीरू आर 3 सच प्रोग्राम्स। ये 3 कार्यक्रम हैं डेट आर ब्रॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा वाटरशेड मैनेजमेंट को लेकर चलाए जा रहे हैं, एंड वर्क बाय रूरल पीपल, और इनमें बहुत से ग्रामीण जन जो हैं वो भी भागीदारी दे रहे हैं, फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पज, और ये जल को संरक्षित कर रहे हैं कई घरेलू एवं एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि कार्यों के लिए, उद्देश्य के लिए, बाय बिल्डिंग डिफरेंट वाटर कंजर्विंग सेट्स। कैसे कर रहे हैं ये जल को संरक्षित? तो कई प्रकार की ये संरचनाएं बना रहे हैं जहां पर ये जल को संरक्षित कर सकते हैं। तो हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट हमने इसमें पढ़ लिया है, और आपके 12th ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर इसी के साथ में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सबका एक्सप्लेनेशन कर दिया है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। आप अच्छे से इसको समझिए और इसको याद कर लीजिए। इनमें से आपका जो है 8 नंबर के प्रश्न बोर्ड में आएंगे। धन्यवाद।